हेलो फ्रेंड्स। एडीओ जीएस का जो पेपर है और 17 अप्रैल को जो हुआ था उसमें हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस यानी हम लोग उसमें 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब 41 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनिल समूह का परीक्षण नहीं देता। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। हेलो फ्रेंड्स, 17 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी एडीओ का और सेकंड शिफ्ट में जीएस का, उसमें हम लोग उस पेपर का हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और 41 देखते हैं। यहाँ है कि स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो एसर्शन बोलता है कि अ कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव द टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप। रीजन है द कार्बोनिल कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड हेंस इट इज द लेस्ट ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यानी आप बोल सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक समूह का जो कार्बोनिल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन कमी वाला है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए कम संवेदनशील है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट की अगर हम बात करें एसर्शन की, तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है सामान्यतः जो क्या करता है कि कार्बोनिल परीक्षण जो है वो नहीं देता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में हम आते हैं तो वास्तव में ये होता क्या है कि कम रेजोनेंस के कारण, आप सिंपली बोल सकते हैं कि रेजोनेंस के कारण जो कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बोनिल कार्बन है वो क्या हो जाता है, लेस इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। अब जब ये लेस इलेक्ट्रोफाइल होगा तो क्या होगा कि कारण क्या है उसका, तो OH समूह के कारण। यानी आप बोल सकते हैं कि RCOH है। तो इसका क्या हो गया कि ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो कार्बन की जो है इसको क्या कर देगा, पूरी कर देगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन की कमी को पूरी कर देते हैं। तो कार्बोनिल जो कार्बन होगा वो क्या हो जाएगा, ये लेस इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। लेस इलेक्ट्रोफाइल के कारण क्या होता है कि ये अटैक नहीं कर पाता है। तो उसके लिए कम संवेदनशील है। हम यहाँ पे और देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है जो वो नहीं देता है। कारण क्या है, कारण क्या है कि क्यों नहीं देता है, तो वही चीज हम जो अभी देख रहे थे। तो COO होता है और इसमें जो है जो हमारा COOH में जो C डबल बॉन्ड O है ये वाला और हाइड्रोक्सी दोनों एक साथ होते हैं। अब जो इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, इसको पूरा कर देगा। तो ये क्या हो जाता है, ये वाला थोड़ा कम ये निष्क्रिय हो जाता है। अब OH समूह का है तो जो देखिए OH समूह का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो C डबल बॉन्ड O के साथ क्या करता है, रेजोनेंस करता है। अब रेजोनेंस करने के कारण कार्बन का इलेक्ट्रोफिल घट जाता है। इलेक्ट्रोफिल घटने के कारण अब जब उसकी इलेक्ट्रोफिलिकता जो है कम हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करना कम कर देता है, यानी वो संभव ही कम हो जाता है। ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो ज़्यादा उस पर अटैक होने की संभावना है। यहाँ ये है। तो इसमें अगर हम देखें तो परीक्षण हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिल, मतलब सामान्य जो व्यवहार में है। नेक्स्ट अगर एग्जामिनेशन के पर्पज से, और हमारा जो डिस्कशन का टारगेट ही है डीप डिस्कशन, डीप एनालिसिस करना। कारण है कि इसके आसपास जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग सॉल्व कर सके। तो यहाँ 2-4 DNP परीक्षण तो एल्डिहाइड देता है, कीटोन देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं देता है। टॉलिन परीक्षण सिल्वर मिरर तो ये भी देता है, कीटोन नहीं देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं देता। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो काफी लंबा लेक्चर चला जाएगा। हेलिंग परीक्षण तो ये देता है एल्डिहाइड, कीटोन नहीं देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं देता है। सोडियम बाइसल्फेट तो एल्डिहाइड देता है,
कीटोन का भी कुछ कुछ है वो देता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं देता है, तो ये सब ध्यान रखना है। अगर हम 2,4-DNP परीक्षण जो है वो क्यों नहीं देता है, तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये क्यों नहीं देता है, तो थोड़ा देख ही लेते हैं। अब देखिए 2,4-DNP ब्रैडी रिएजेंट इसको बोलते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है जो क्या करता है, कार्बनिक कार्बन पर आक्रमण करता है, यानी C डबल बॉन्ड वो है। तो अगर हम H2N NH-DNP, तो इससे क्या होगा कि ये H2O के साथ CH-NH-DNP पीला नारंगी अवक्षेप देता है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुनाद के कारण ये क्या हो जा रहा है, कम सक्रिय, तो ये अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुनाद के कारण तो ये अभिक्रिया नहीं होती। अनुनाद संरचना की बात करें तो देखो, अगर आप सिंपली इसको अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है घनत्व कार्बन पे कम हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल आक्रमण नहीं कर सकता। अब इसमें हम देख सकते हैं कि HC जो OH है, कार्बोनिल परीक्षण ये देता है, CH3CHO है, एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है तो ये भी देता है, CH3CO है तो ये भी देता है, आप बोल सकते हैं CH3 एसिटिक अम्ल की अगर हम बात करें तो CH3COH ये नहीं देता है। तो यहाँ जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक जो है कम करेगा, तो इसका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक मतलब कम शक्ति हो गया तो वो नहीं कर पाएगा। फॉर्मिक एसिड है तो ये समान नहीं है, ठीक है, सिंपली आप बोल सकते हैं HCOH। तो नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो फॉर्मिक अम्ल जो है वो टॉलेंट परीक्षण तो दे सकता है, लेकिन CHO जैसा गुण भी होता है मतलब इसमें, तो इसलिए ये टॉलेंट परीक्षण देता है। तो ये अपवाद है, ये हमें ध्यान रखना है एग्जाम के पर्पज से। इन सब का सार सिंपल एक ही है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में OH C डबल बॉन्ड O के बीच अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण कार्बोनिल कार्बन निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए समान कार्बोनिल परीक्षण नहीं देता है। एक लाइन में आंसर, यानी आंसर यहाँ से आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो है हमारा क्या है कि करेक्ट है एंड सेकंड जो है वो रॉन्ग है। तो फर्स्ट करेक्ट है, यानी यहाँ से आप आंसर बी दे सकते हैं, फर्स्ट करेक्ट 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे मीठा शक्कर है, तो मीठा शक्कर की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज। तो यहाँ सिंपली फ्रुक्टोज होगा, कारण क्या है कि फ्रुक्टोज जो है वो नेचुरल रूप में पाया जाने वाला जो है वो सभी शर्कराओं में मीठा होता है, इसलिए फल शर्करा भी इसे कहते हैं, तो फ्रुक्टोज होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो सूची 1 है सूची 2 है, तो इसमें धातु है और उसका जो क्या है कि निष्कर्षण वगैरह दिया गया है, शोधन विधि किस विधि के माध्यम से हम इसको मतलब ये क्या शुद्ध करते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो निकेल के लिए क्या है, मॉन्ट प्रक्रम का उपयोग हम करते हैं, कॉपर के लिए विद्युत अपघटन का, जिरकोनियम के लिए वान आर्केल विधि हम यूज करते हैं, एंड जर्मेनियम के लिए क्षेत्र शोधन यानी जोन रिफाइनिंग का यूज करते हैं। इससे इसका आंसर क्या आ जाता है, ए आ जाता है। और अगर हम इसको थोड़े डिटेल में देखें तो मॉन्ट प्रक्रिया में, मॉन्ट प्रक्रिया में यानी कार्बोनिल प्रक्रिया भी इसको कहा जाता है, औद्योगिक तकनीक है जिसे लुडविग ने निकेल के निष्कर्षण के लिए उच्च शुद्धता के लिए विकसित किया था। यह कार्बन के मोनोऑक्साइड को निकेल के साथ अभिक्रिया करके वाष्पशील गैस बनाने की क्षमता का उपयोग करता है और निकेल अशुद्ध से अलग हो जाता है। तो निकेल की जो अशुद्धियां हैं उसमें से अलग हो जाती हैं, ठीक। कॉपर की बात हम कर ले तो विद्युत अपघटन द्वारा इसका हम उपयोग करते हैं, जिसमें क्या हो गया, तांबा, जिंक, चांदी, सोना है, इसको शुद्ध किया जाता है। जिरकोनियम है तो वान आर्केल हम यूज करते हैं। तो रिफाइनमेंट की एक महत्वपूर्ण रासायनिक तकनीक है, रिफाइनमेंट की मतलब आप बोल सकते हैं कि अति शुद्धिकरण, वाष्प चरण शोधन है, वेपर फेज रिफाइनिंग भी कहा जाता है इसको,
ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिरकोनियम का अगर मान लो दे दिया जाए कि वाष्प चरण शोधन द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है तो ये सही है। अब इसमें टाइटेनियम, जिरकोनियम जैसी धातु को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे असाध्यों से पूरी तरह से दूर किया जाता है। जर्मेनियम की बात हम करें तो इसमें हम जोन रिफाइनिंग करते हैं। ये जो है प्रभावी है अति शुद्ध धातुओं के लिए और अर्धचालकों जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, को इससे हम प्राप्त करते हैं। 99.99% तक इसको क्या शुद्ध कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 में हम आते हैं। इन वर्गीकरण प्रणालियों को उनके विकास के कालानुक्रमिक क्रम में रखें। तो देखिए सिंपली अगर हम बात करें तो लिनियस का कृत्रिम अगर हम देखें तो ये है 1735 से 1753, 1735 से 1753। बेंथम और हुकर की प्राकृतिक प्रणाली की बात करें तो 1862 से 1883 में विकसित हुई थी। एंगलर की जो जाति वृत्तीय प्रणाली है वो 1887 से 1915 में आई। ठीक, और विटेकर की 5 जगत प्रणाली की बात हम करें तो 1969 में प्रस्तावित हुआ। एपीजी तंत्र अगर हम देखें तो पुष्पीय पौधों के लिए एपीजी तंत्र तो 1998 से। तो आप जो है इसको 1998, ये तो आपको ध्यान में रखना था कि ये ई जो है, और यहाँ ऑप्शन से भी दिख रहा है कि ई लास्ट है। बाकी इन सब चीज़ों को आप बायोलॉजी जो 11th क्लास की है उससे पढ़ के आप कर सकते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। ग्लूकोज उपापचय और कोशिकीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए। कथन है 1, टीसीए चक्र में सक्सिनेट का फ्यूमरेट में रूपांतरण अद्वितीय है क्योंकि यह आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में अंतर्निहित एक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित एकमात्र चरण है और सीधे तौर पर टीसीए चक्र में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला तक। सेकंड स्टेटमेंट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कोशिकीय श्वसन का एकमात्र चरण है जहां ऑक्सीजन का सीधे उपभोग होता है और इस चरण में उत्पन्न सभी एटीपी सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोराइलेशन द्वारा निर्मित होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज PFK1 एटीपी और साइट्रेट की उच्च सांद्रता द्वारा एलेरोस्टेरिक के रूप में बाधित होता है जिससे ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए चक्र दोनों के लिए एक प्रमुख नियामक बिंदु बन जाता है। अब कथन 1 की अगर हम बात करते हैं तो कथन 1 जो बोल रहा है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। कारण क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में है तो ये एंजाइम द्वारा तो ये हो रहा है, यानी टीसीए चक्र में जो सक्सिनेट से जो फ्यूमरेट का रूपांतरण है वो एंजाइम द्वारा होता है जो माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में स्थित है और ये कॉम्प्लेक्स क्या है 2 का हिस्सा है। इसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। और सेकंड स्टेटमेंट कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो कोशिकीय श्वसन का एकमात्र चरण है जहां ऑक्सीजन का सीधे उपभोग होता है और इस चरण में उत्पन्न एटीपी सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोराइलेशन द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कारण क्या है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एटीपी का निर्माण तो कीमियोस्मोटिक कपलिंग द्वारा होता है, ये सबस्ट्रेट लेवल इसके द्वारा तो नहीं होता है, तो इस वजह से ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस में जो एंजाइम का है PFK1 एटीपी साइट्रेट की उच्च सांद्रता द्वारा एलेरोस्टेरिक के रूप में बाधित होता है। तो देखिए ये सही स्टेटमेंट है। साइट्रेट की जो उच्च सांद्रता जो है उसको रोकती है, PFK1 एंजाइम को एटीपी और साइट्रेट की उच्च सांद्रता इसको रोकती है जिससे यह ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य नियामक बिंदु बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट ये बोल भी रहा है कि ये मुख्य नियामक बिंदु बन जाता है दोनों चक्रों में, यानी इसमें भी और इसमें भी।
तो इसमें अगर हम डिटेल में अगर देखना चाहें तो ग्लूकोज का अगर हम सिंपली थर्ड स्टेटमेंट से देखें ग्लाइकोलाइसिस, तो देखिए कोशिकीय श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर एटीपी में ऊर्जा मुक्त करता है। अब इसमें क्या है कि C6H12O6 अगर हम इसको ये जलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस 38 एटीपी बनता है। अब कोशिकीय श्वसन के जो चरण है उसमें जो ये चरण होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि ईएमपी पाथ बोल सकते हैं इसको। अनाक्षी जीवों में जो सांस की केवल यह प्रक्रिया है और ग्लाइकोलाइसिस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, केवल कोशिका द्रव में संपन्न हो रहा है, जो यहाँ कोशिका द्रव में दे रखा है। अब इसमें अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो कितना जो है, तो यहाँ ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज या हेक्साकाइनेज एंजाइम द्वारा फॉस्फोरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना रहा है वो हेक्साकाइनेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज जो है ये, या फ्रुक्टोज जो है वो हेक्साकाइनेज, आप बोल सकते हैं कि हेक्साकाइनेज एंजाइम द्वारा यानी ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज जो है वो हेक्साकाइनेज एंजाइम द्वारा फॉस्फोरीकृत होकर ग्लूकोज कार्बन 6 बनाते हैं और ये जो है फ्रुक्टोज 6 में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ से आपका क्या 2 एटीपी आपका खर्च हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है ये चरण जो है वो चलता रहेगा और आगे जब हम बढ़ते हैं तो विभिन्न एंजाइमों द्वारा ग्लूकोज से जो है पायूरेट का निर्माण होता है और ग्लाइकोलाइसिस के जो विभिन्न चरण है उसमें हमारा क्या होगा, एटीपी जो है का उपयोग होगा। तो एटीपी का उपयोग जो है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, तो एक यहाँ हो रहा है और एक जब कार्बन 6 फॉस्फेट परिवर्तित होगा दूसरे फ्रुक्टोज में परिवर्तित होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो यहाँ और यहाँ, यानी 2 एटीपी। तो आपका कितना हो जा रहा है, 2 एटीपी। और उसके आगे हमारा क्या 2 ट्राइफॉस्फेट बनता है, 2 पायूरेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। आगे अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो आप बायोलॉजी में देख सकते हैं। पायूरेट का ऑक्सीकरण अगर हम देखें तो इसका ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के अर्धात्रि में होता है, इतना हमें ध्यान रखना है। ये रिएक्शन है, आप देख लेना, एनसीईआरटी में दे रखा है। क्रेब्स साइकिल भी है, इसका अगर स्थान देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और ये जो है वैसे तो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इस समझने के लिए बुक्स वगैरह रिफर कर सकते हैं सिंपली। अब अगर हम ऑक्सीडेटिव फ्लोरिलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ईटीसी की अगर हम बात करें, ईटीसी, तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन परिवहन की श्रृंखला है, तो ये इंपॉर्टेंट तो है, बस एग्जाम पर्पज से नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि साइकिल ये क्या है। अगर एटीपी की गणना है तो आप बुक से यहाँ सिंपली देख सकते हैं। एक चीज जो है यहाँ हमें ध्यान देने की एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि अवायवीय श्वसन, इसमें क्या होता है कि जब O2 नहीं होता है तो एनारोबिक अवायवीय श्वसन होता है, जिससे क्या पायूरेट बनेगा, यानी ईस्ट कवक में होगा इथेनॉल प्लस CH2 किण्वन, मांसपेशियों में तो लैक्टिक एसिड यानी थकान का कारण। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। अब अगर हम एटीपी में केवल 2 एटीपी, तो ये बहुत कम है। तो तुलनात्मक अगर हम देखना चाहें वायवीय और अवायवीय, तो देखिए अवायवीय है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, 2 एटीपी बनेगा और अंतिम उत्पाद तो लैक्टेट इथेनॉल बन रहा है
और ये केवल साइटोप्लाज्म में होता है। वायवीय तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है 30 से 32 एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। साइटोप्लाज्मा प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब सिंपली अगर इसका फॉर्मूला तो ग्लाइकोलाइसिस पाइरोटिक क्रेब्स ईटीसी जीपीकेई, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस जीव का वास्तविक निकेत है, यानी रियलाइज निश की बात कर रहे हैं तो किसी जीव का वास्तविक निकेत वो क्षेत्र और या संसाधन होता है जहां वो प्रजाति या प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। तो किसी का वास्तविक की अगर हम बात करते हैं वो प्रजाति होगा, तो प्रजाति जहां होगा तो प्रजाति जहां होगा वहां क्या होगा, कंपटीशन होगा। ये हमें ध्यान रखना है, ये और ये सिंपली रियल लाइफ में भी यही है। वास्तव बावजूद क्या है, वास्तव में जीवित रहती है। और मौलिक निकेत जो है फंडामेंटल व आदर्श स्थिति जहां पर प्रतिस्पर्धा न हो। तो जहां प्रतिस्पर्धा नहीं होगी वो क्या होगी, मौलिक निकेत। जबकि वास्तविक निकेत क्या है, व्यवहारिक स्थिति है जहां पे प्रतिस्पर्धा होती है। तो यहाँ से आप सिंपली ए को आप देख सकते हैं कि जहां क्षेत्र या प्रजाति शोषणकारी प्रतिस्पर्धा द्वारा कब्जा कर सकते हैं, यानी कंपटीशन होगा तो कब्जा एक दूसरे करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब यदि हम किसी वृक्ष पर हरा प्रकाश डालें तो वृक्ष होगा। तो देखिए आप सिंपली मार्केट अगर जाते होंगे तो मार्केट में आप ये देखते होंगे कि टमाटर हो गया, मान लीजिए कि वेजिटेबल्स, तो टमाटर पे लाल प्रकाश लगाया जाता है, प्याज पे भी लाल प्रकाश लगा देगा, और जो ग्रीन सब्जियां हैं उस पे ग्रीन लाइट लगाता है। कारण क्या है कि वो और हरी दिखे और चमकीली दिखे, लाल वाले जो वेजिटेबल्स हैं वो और लाल दिखे। तो हम अब यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पौधे पर जब हरी प्रकाश का प्रभाव मतलब और हरा कर देता है, कारण क्या है कि वो हरा प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है बल्कि उसे रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप किसी वृक्ष पे या मतलब किसी हरा वृक्ष पे आप क्या ये ग्रीन लाइट अगर आप डालते हैं तो उसको क्या करेगा, पूर्णतः वो परिवर्तित कर देगा। तो इससे वो क्या होगा, और वो चमकीला दिखेगा, अधिक चमकीला दिखेगा। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश संश्लेषण की जेड योजना। जेड स्कीम में निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन प्रवाह का संयोजन नहीं है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 11th क्लास बायोलॉजी, इसमें आप देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से अगर बात करते हैं कि जो आपका ये रिएक्शन वगैरह दे रखा है तो 2 और 3 जो हैं वो सही प्रवाह को डिनोट करते हैं। फर्स्ट में जो है फ्रेआइटिन जो है पीएचयू का उल्लेख नहीं है, और सेकंड में PS2 का प्राथमिक स्वीकर्ता है। फोर्थ में अगर हम बात करते तो इलेक्ट्रॉन का जो स्वीकर्ता है वो क्रम गलत दिया गया है, यानी A1 को A0 से पहले लिख दिया गया है। पहले क्या होना चाहिए, A0 होना चाहिए। आप अगर फोर्थ की बात करते हैं तो A0 और A1, तो इतना ध्यान रहे तो इसको हम रॉन्ग कर सकते थे। और तो ऐसे में ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4। क्या बोल रहा है कि सही नहीं है, तो एक ये है और एक ये है। यहाँ पे थियोफाइटिन का उल्लेख नहीं है जो PS2 में प्राथमिक स्वीकर्ता है। तो इस देखिए जेड योजना की बात हो रही है, जेड स्कीम की बात हो रही है, तो उसको समझ लेते हैं कि जेड स्कीम में है क्या कि ये जो है प्रकाश अभिक्रिया पे ये निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या है, प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेड स्कीम बोलेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो ऊर्जा स्तर होगा, तो ऊर्जा स्तर बढ़ेगा घटेगा, मतलब ATP हो गया, NADPH। तो इस तरीके से तो यहाँ देख लेते हैं कि फोटो सिस्टम 1 में 680, यानी देखो P680 का मतलब ये हो गया कि जो
वर्णक है P680, वो 680 नैनोमीटर प्रकाश का अवशोषण करता है, तो इसको हम P680, और जो P700 है उसको वो हो जाएगा 700 नैनोमीटर जो प्रकाश है उसका अवशोषण करता है। ठीक, तो इसको आप देख सकते हैं इसके कार्य क्या है। नेक्स्ट अगर इसके चरण की बात करते हैं तो P680 है, इसका अवशोषण करता है, इलेक्ट्रॉन जो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, जल का प्रकाश अपघटन, तो ये क्या हो जाएगा, जब 2H2 है ये टूटना है तो 4H प्लस एंड 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, तो ये PH2 में फिर पुनः भरते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर ये जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवहन श्रृंखला है, इसको देख लेना है, पर ये इतना डिटेल में हमें जाने की वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है, और कोई नहीं। फिर जो है सरल आरेख है आपका G-स्कैन में, और अंतिम उत्पाद जो हमारा क्या है वो ATP NDPS दोनों जो है केल्विन चक्र में CO2 के ग्लूकोज में बदलने के लिए उपयोग होते हैं। तो ये है, तो यहाँ से जो है 1/4 रॉन्ग है, संयोजन सही नहीं है, तो आप 2 और 3 जहाँ होगा उसे टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, अच्छा इसमें याद रखने के लिए, तो पानी में ऑक्सीजन और अंत में NADPH, पानी में ऑक्सीजन और अंत में NADPH, शुरुआत में H2O का टूटना यानी O2, अंत में NADPH P प्लस H प्लस, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा कुछ फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। 49 की अगर हम बात करते हैं तो 49 क्वेश्चन क्या है कि दिए गए कथन है, तो फ्लोएम में चालनी नलिका तत्व जीवित कोशिकाएं होती हैं लेकिन परिपक्व होने पर इसमें केंद्रक नहीं होते हैं। रीजन बोलता है कि सहचर कोशिकाएं अवरोधी संधियों के माध्यम से चालनी नलिका तत्वों की उपापचयी गतिविधियों को नियंत्रित करती है, जिससे फ्लोएम में शर्करा के लदान और उतराई के लिए आवश्यक निरंतर दाब प्रवणता सुनिश्चित होती है। एक बार समझते हैं जरा अंग्रेजी में। कंपेनियन सेल्स कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेफ ट्यूब एलिमेंट्स थ्रू द loading junction, ensuring the continuous pressure gradient necessary for the phloem loading and the unloading of sugar. phloem का loading और unloading of sugars. ओके, तो पहले कथन के अनुसार अगर देखते हैं तो चालनी परिपक्व होने पर चालनी नलिकाएं जो है वो क्या होता है, जीवित कोशिकाएं लेकिन परिपक्व होने में केंद्रक में नहीं रहती हैं, तो ये सही है स्टेटमेंट। ये जो है न्यूक्लियस केंद्रक में नहीं होती है, ये कहाँ, ये भोजन के प्रवाह के लिए अधिक स्थान इनको मिल सकता है, तो इसलिए वो नहीं रहती हैं। रीजन हमारा ये है कि जो कंपेनियन सेल्स हैं उसके केंद्रक के माध्यम से चालनी नलिकाएं चयापचय गतिविधियों को नियंत्रित करती है, और ये शर्करा के परिवहन के लिए आवश्यक दबाव बनाए रखने में मदद करती है, तो ये सही है आपका स्टेटमेंट, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। नेक्स्ट हमारा है कि अंडमान, तो ये अंडमान और जनजाति और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से रिलेटेड है, हेलो ग्रुप M31 और M32 से। इसको देखते हैं, ओंगे और ग्रेट अंडमानेज आबादी देखे गए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हेलो ग्रुप M31 M32 अंडमान द्वीपों द्वारा आंतरिक विकास और अधीन प्राचीन मातृ वंशावलियां दर्शाते हैं, जो लगभग 50 से 70 हजार वर्ष पूर्व आउट ऑफ अफ्रीका तटीय प्रवासन के बाद अलग थलग है। रीजन इसका है कि पूर्ण जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है सीक्वेंसी से पता चलता है कि M21 और M31 एंड M32 परिभाषित करने वाले कोडिंग क्षेत्र उत्परिवर्तन ज्ञात भारतीय एशियाई पूर्व और ओशियनिक हेलो ग्रुप MNR लो में ओवरलैप नहीं करते। 6500 से अधिक पृष्ठभूमि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंस में सर्वेक्षण में उत्परिवर्तन अनुपस्थित पुष्टि और जो अलग थलग आबादियों में अनुसीन भाव के संचारित स्वतंत्रता को दर्शाते हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ अगर हम देखें तो ये ए जो है, जो एसर्शन है, रीजन उसका सही व्याख्या करता है, तो ये क्या है, आंसर इसका बी है, पर इसको हम क्या करेंगे कि डिटेल में समझेंगे। अंडमान जनजातियों में M31 और M32 हेलो ग्रुप, अब हम क्या करते हैं कि अंडमान की जो जनजातियां हैं उसमें M31 और M32 हेलो ग्रुप के बारे में समझते हैं। तो हेलो ग्रुप होते क्या है, तो हेलो ग्रुप हमारा क्या है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या वाई क्रोमोसोम में उत्परिवर्तनों का एक समूह है जो एक ही पूर्वज से विरासत में मिलता है। अब अंडमान जनजातियों में M31 और M32 हेलो ग्रुप, तो देखिए इसका क्या है, हेलो ग्रुप 1 है। दोनों में जो है, दोनों हेलो ग्रुप में
हेलो ग्रुप जो है एम की उपशाखाएं होती है जो अफ्रीका से बाहर मानव प्रवासन के दौरान विकसित हुई थी। अब इनमें जो है वो अंडमान द्वीपों में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई जनसंख्याओं से स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ है और ये भारतीय मुख्य भूमि की जनसंख्या पर नहीं पाए जाते हैं। M31 हेलो ग्रुप की बात अगर करें तो दो उपशाखाएं हैं M31A1 A11 केवल ग्रेट अंडमानी जनजाति में पाई जाती है। M31A1B जो विशेष रूप से जारवा और ओंग में पाई जाती है, ये हम देखेंगे। ओंग और जारवा में M31A1 शाखा जो है वो साझा करते हैं, जबकि M31A2 केवल ग्रेट अंडमानी व्यक्तियों में पाई जाती है। भाषाई और भौगोलिक विभाजन में अगर देखें तो दोनों में विशिष्ट दृष्टि से ये अलग है, ग्रेट अंडमानी भाषाओं में और दूसरी ओंग जारवा भाषाओं में। M32 की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें भी जो है पैटर्न दिखते हैं। M32A1 उपशाखा केवल ओंग जनसंख्या में पाए जाते हैं। ग्रेट अंडमानी में ये दोनों पाए जाते हैं। लाइनेज से जारवा को इससे तथा ओंग को इससे पहचाना गया है। अनुवांशिक अलगाव का महत्व क्या है कि परिणाम जो है उच्च स्तरीय अनुवांशिक और सांस्कृतिक अलगाव का संकेत देता है। ओंग और जारवा अनुवांशिक रूप से निकट है, उनकी भाषाई समानता है जो मेल खाता है, फिर भी माइटोकॉन्ड्रिया M31 और M32 लाइनेज के साथ ऑटोसोमल और वाई क्रोमोसोम विभिन्नता में उनका हालिया विभेदन स्पष्ट हुआ है। मानव प्रवसन से संबंध अगर बात करें तो एम हेलो ग्रुप लाइनेज 50,000 से 70,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानवों में अफ्रीका से बाहर प्रवसन में हिंद महासागर के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में पहुंचने के बाद अलग थलग है। अंडमानी निग्रोड केवल माइटोकॉन्ड्रियल हेलो ग्रुप M और एक वाई क्रोमोसोमल हेलो ग्रुप D होने के लिए प्रवास को संभव बनाती है। अगर हम देखें हेलो ग्रुप की तो M31 तो M31A1 ग्रेट अंडमानी में, M31A1B या A1C जारवा में, M31A1D ओंग में, M32 की बात कर ले हैं 32 में तो देखिए 32B ग्रेट अंडमानी, 32A1A1 जारवा में। तो ये हमें ध्यान रखना है। वैसे क्वेश्चन जब पूछा है तो इसके आसपास में पूछ सकते हैं, तो ये सब हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा 51 है क्वेश्चन। है डॉक्टर लालजी सिंह और उनके शोध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए डॉक्टर लालजी सिंह को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट का पिता कहा जाता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उन्होंने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक को स्वतंत्र रूप से आविष्कार किया जो वैश्विक विकास से पहले था, ये भी सही है। उनके शोध ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को वाणिज्य जीव संरक्षण के व्यापक रूप से लागू किया है, जिसमें भारत में बाघ, मोर, हाथी आबादियों पर वंशावली अध्ययन शामिल है, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी तीनों पे हम टिक करेंगे। और हम डीएनए फिंगरप्रिंट की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि उसके पिता हैं, तो उस पर हम बात करते हैं। इसमें व्यक्ति के जो है अनूठे पैटर्न की हम पहचान करते हैं। हर व्यक्ति की उंगली का निशान अलग अलग होता है, तो इस वजह से हम तो 1984 में सर एलेक्स जेफरीज यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर यूके ने की थी इसकी खोज। अब अगर आधार हम देखें तो VNTR और STR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स और शॉर्ट टेंडम रिपीट्स दोनों के माध्यम से हम करते हैं। तो ये तो हमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस दो हम आधार देख सकते हैं कि दो आधार ये होते हैं। प्रक्रिया है तो रक्त, बाल, लार, वीर्य, हड्डी, नाखून को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं और इसे हम प्राप्त करके इसमें चरण बाई चरण जो भी है इसका करते हैं। इसका उपयोग ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उपयोग हमारा क्या है कि अपराध स्थल पर फोरेंसिक विज्ञान में हम यूज करते हैं इसका। आपने मूवी, सीरियल्स वगैरह ये सब में देखा होगा। तो आपराधिक स्थल पर मिले बाल, रक्त, लार अपराधी से पहचान की जाती है क्या, किसमें, तो बलात्कार, हत्या के मामले के सबूतों को जुटाने में। निर्दोष व्यक्तियों को मुक्त कराना भी है उसमें भी। पितृत्व पेटर्निटी टेस्टिंग में भी हम करते हैं, तो माँ, बच्चा, पिता, माता पिता, तो इन सब चीज़ों में। तो बच्चे के 50% वय माँ से प्लस 50% पिता से मिलने चाहिए, ऐसा है कुछ। व्यक्ति की पहचान में तो लापता व्यक्तियों की पहचान में हम इसका उपयोग करते हैं। युद्ध में मारे गए सैनिकों की पहचान में, आपदा पीड़ित जैसे 26 से 11 या भूकंप वगैरह है इसमें। चिकित्सा में तो अनुवांशिक बीमारी का निदान है उसमें हम करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, टिश्यू मैचिंग में हम करते हैं, कैंसर निदान में करते हैं।
पुरातत्व इतिहास में तो प्राचीन में मॉमीज जो है, मॉमियों का डीएनए विश्लेषण में, विकासवादी अध्ययन में, अंडमान जनजातियों जैसे M31 M32 हेलो ग्रुप अध्ययन में, जो हमने अभी देखा था वही। सिंपली अगर तथ्य की बात करते हैं तो समानता की संभावना जो है वो क्या है कि दो असंबंधित व्यक्तियों में से एक जैसा डीएनए, एक में से 10 अरब में से एक। जुड़वा तो आइडेंटिकल ट्विंस, डीएनए समान का डीएनए समान होता है। न्यूनतम नमूना तो पीसीआर से एक कोशिका का डीएनए भी पर्याप्त है। भारत में तो सीडीएफडी हैदराबाद डीएनए प्रिंट का एक महत्वपूर्ण प्रमुख केंद्र है। सीमाएं इसकी अगर हम बात करें तो महंगी है, महंगी तकनीक है। अगर दूषित नमूना है तो गलत परिणाम दे सकता है, गोपनीयता का खतरा है क्योंकि आनुवंशिक जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। आइडेंटिकल ट्विंस में हम अंतर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 52। 2022 में स्वांते पावो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके असाधारण वैज्ञानिक कार्य के लिए किस क्षेत्र में था। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में अभी देखेंगे क्योंकि हम 5 साल का भी देख लेंगे, 20 से 25 तक का भी। तो देखिए, इनको नोबेल प्राइज विलुप्त होमिनिन के जीनोम और मानव विकास के संबंधित खोज के लिए दिया गया। उन्होंने निएंडरथल के जीनोम का अनुक्रमण किया था। अब 2020 से 2025 में अगर हम देखें तो 2020 में हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए हार्वी जे अल्टर यूएस, माइकल हॉन्गटन यूके एंड चार्ल्स एम राइस यूएस, खोज के लिए इनको दिया गया था। इनके कहा थे रक्त की जांच प्रत्यक्ष क्रियाशील एंटीवायरल दवाओं के माध्यम से 95% से अधिक संक्रमित लोगों का इलाज संभव हो सका। तो ये हैं विजेता। 2021 में तो तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर की खोज, तो ये इंपॉर्टेंट है। किनको किनको मिला, तो विजेता है डेविड जूलियस यूएस अमेरिका, आर्डेम पॉटियन लेबनान मूल के थे, अमेरिका में रह रहे हैं। 2022 में अगर हम देखें तो विलुप्त मानव प्रजातियों का जीनोम है और यही क्वेश्चन था, तो इनको ये हम अभी देख ही लिए। 23 में तो mRNA वैक्सीन का न्यू, तो इसके लिए इनको मिला था कटालिन कैरिको यूएस मूल जो है हंगरी अमेरिका, और ड्रू वैसीमैन यूएस अमेरिका। ये न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन की खोज के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, जो mRNA में यूज करते हैं। 24 में अगर हम देखें तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए तो विक्टर एम्ब्रोस गैरी रूकुन को माइक्रो आरएनए और जीन नियमन में भूमिका की खोज के लिए पुरस्कृत किया गया था। अगर 2025 की देखें तो पेरिफेरियल इम्यून टॉलरेंस, तो मैरी एम ब्रुनकोव जो है इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम बायोलॉजी सिएटल यूएस, तो ये आप देख सकते हैं। तो रेगुलेटरी टी सेल ट्रैक्स की खोज और परिधीय परिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित खोज के लिए इनको पुरस्कृत किया गया था। इन्होंने रेगुलर टी सेल को पहचान की और प्रतिरक्षा तंत्र के सुरक्षा प्रहरी है, मतलब जो रेगुलेटरी टी सेल है वो क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र में हमारा क्या है, सुरक्षा प्रहरी है। अब जो प्रतिरक्षा कोशिका है हमारे शरीर के आक्रमण करने से रोकती है, जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं को हमारे शरीर पर आक्रमण करने से रोकती है, तो इसमें 3 लोगों को मिला। संक्षिप्त अगर सारणी की हम बात करें तो फर्स्ट ये आप देख लेना डेटा, ठीक है। अधिकांश जो है अमेरिका से है या अमेरिका में कार्यरत है। हाल के वर्षों में अगर जीन विनिमय 2024, mRNA 2023, प्राचीन जीनोम 2022, संवेदना 2021 ये से जुड़ा था। 2025 की खासियत क्या है कि सिमोन सकागुची जापान से एकमात्र गैर अमेरिकी विजेता हैं जिनका टी रेगुलेटरी सेल पर काम कैंसर इम्यूनोथेरेपी की नींव है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो अगर हम देखें इसमें नोबेल में तो अमेरिका का दबदबा है, तो अमेरिकी अनुसंधान संस्थाओं की वैश्विक श्रेष्ठता को दर्शाता है। विविधता मूल तो
अर्डेम पाटापौटियन जो लेबनान में जन्मे थे और अमेरिका में शोध किया और वो नोबेल विजेता रहे। ये भी है विषय। अगर हम देखें तो जीन नियमन है, mRNA है, प्राचीन जीनोम है, संवेदना, ये सब हम अभी देख चुके हैं। खासियत तो ये था, ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। तो देखिए फर्स्ट है हमारा कि यूकैरियोटिक कोशिका में एरोबिक श्वसन के दौरान उत्पादित एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फ्लोरिफिकेशन के माध्यम से उत्पन्न होता है। सही स्टेटमेंट है, अभी हम लोग पहले देख चुके हैं। ऑक्सीडेटिव फ्लोरिफिकेशन आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के पार प्रोटॉन ग्रेडियंट पर निर्भर करता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा स्थापित किया जाता है। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। आंतरिक झिल्ली में प्रोटॉन ग्रेडियंट या कीमियोऑस्मोसिस पर निर्भर करता है, तो ये आप समझ सकते हैं। और रसायन परासन सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इनमें पीटर माइकल को 1978 में नोबेल प्राइज मिला है इसमें। और एटीपी संश्लेषण प्रोटॉन प्रवणता द्वारा ग्रेडियंट द्वारा होता है। तो इसकी हम अगर तुलना हम करना चाहें तो ग्लाइकोलाइसिस बनाम ऑक्सीडेटिव फ्लोरिफिकेशन से हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें या तो स्थान जो है वो साइटोप्लाज्मा है। ऑक्सीडेटिव फ्लोरिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ओटी की आवश्यकता तो ग्लाइकोलाइसिस में नहीं है, इसमें है। एटीपी उत्पादन तो 2 और यहाँ 32 से 34। गति तो इसकी तेज होती है और ये धीमी लेकिन अधिक होती है। उपयोग तो आपातकाल सामान्य स्थिति। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये इसका क्या है आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजनाला पंजाब के कंकालों की पहचान। तो अजनाला पे आते हैं। में एक प्रत्युक्त कुएं में खुदाई से प्राप्त 282 कंकालों फोरेंसिक विश्लेषण के मुख में 1857 विद्रोह के भारतीय सैनिकों के रूप में पहचान की पुष्टि की गई है। तो ये जो है करंट का न्यूज़ था और तो इसमें ये किस के माध्यम से की गई है, तो यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और स्ट्रोंशियम आइसोटोप का उपयोग इसमें किया गया है। ठीक है, यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा ये भी है कि वे सैनिक जो है स्थानीय पंजाबी नहीं थे, बल्कि उनके अनुवांशिक जड़ें आहार संबंधी संकेत आइसोटॉप्स गंगा के मैदान इलाके उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की ओर इशारा करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सी है। समुद्र तट के अंदर की ओर अमेरिका की महासरोवरों का उचित क्रम। 56 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोकेशन ऑफ ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम द कोस्ट ऑफ द इंटीरियर्स इज। तो देखिए कोस्ट से अगर हम बात करें तो ओंटारियो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सिंपली ओंटारियो, ये रहा। एरी आपको दिख रहा होगा, लेक एरी। ह्यूरोन भी, वेट अच्छा यहाँ हमने लिखा ही है तो इसको चलो देख लेते हैं। तो सबसे पूर्व में अगर हम देखें तो ओंटारियो है, उसके बाद एरी आता है, उसके बाद ह्यूरोन आता है। तो ह्यूरोन आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद मिशिगन आ रहा है और उसके बाद लेक सुपीरियर सबसे पश्चिम में। तो ओंटारियो, एरी, ह्यूरोन, लेक मिशिगन, तो एम कर लेते हैं और ये हमारा क्या होगा, सुपीरियर। SMHU अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सुमिलित नहीं है? तो इसका मिलान अगर हम करें, सिंपली अगर नॉर्वे की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, ओस्लो है। कनाडा का ओटावा है। मॉन्ट्रियल यहाँ का एक बड़ा शहर है, अभी देख लेते हैं मैप में। ऑस्ट्रेलिया है तो कैनबरा है। दक्षिण अफ्रीका है तो ये केप टाउन है, इसकी विधायी राजधानी है। यानी दूसरा क्या है, गलत है।
तो ये जो है ये गलत है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, केवल 2। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिंपली, तो आपका क्या है? नॉर्वे। तो नॉर्वे में अगर हम देखना चाहें, नॉर्वे किधर गया? यहाँ। तो ओस्लो जो है, नॉर्वे में ओस्लो कहीं यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट हमारा क्या था? कनाडा की बात करते हैं। तो कनाडा, तो कनाडा हमारा ये रहा, और इसमें जो ओटावा है यहाँ पर है, ठीक। और सिंपली अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो कैनबरा है वो कैपिटल टेरिटरी इसको बोल सकते हैं, पैसिफिक ओशन के पास में यहाँ। तो आप यहाँ पर इसका कैनबरा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की अगर हम बात देखें तो आप केप टाउन जो है या केप ऑफ गुड होप के आप पास में देख सकते हैं। तो केप टाउन, तो कहीं गुड होप के पास में कहीं यहाँ पर है। तो ऐसा है, आप मैप में मैपिंग वगैरह करके देख सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो सूची 1 और सूची 2 में जो है राज्य दे रखे हैं और उसके राज्य के फूल दे रखे हैं। तो देखिए कमल जो है वो क्या है? कर्नाटक का राजकीय पुष्प है। कमल किसका है? कर्नाटक का। उड़ीसा का क्या है? अशोका है। उड़ीसा का अशोका है राजकीय पुष्प। पंजाब की अगर हम बात करें तो ग्लेडियोलस, यानी डी का 2। एंड थर्ड उत्तराखंड तो पलाश। उत्तराखंड किधर गए हो? ये तो पलाश दिया गया है, लेकिन वास्तव में उत्तराखंड का जो है ब्रह्म कमल है। उत्तराखंड ये जो है झारखंड का, झारखंड का उत्तर पलाश है, ठीक है। उत्तराखंड नहीं, ये झारखंड, कुछ मिसप्रिंट हो गया है। ये झारखंड, ठीक, झारखंड का पलाश। तो यहाँ हम देख लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर का क्या है? केसर है राजकीय पुष्प। हिमाचल प्रदेश का क्या हो गया? बुरांस हो गया। उत्तराखंड का ब्रह्म कमल हो गया। पंजाब का ग्लेडियोलस हो गया। हरियाणा का कमल हो गया। दिल्ली का पलाश या ढाक हो गया। राजस्थान का रोहिरा। गुजरात का गेंदा। मध्य प्रदेश का श्वेत सरोज। उत्तर प्रदेश पलाश या टेसू। बिहार का कचनार। झारखंड का पलाश। छत्तीसगढ़ बुरांस। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो शेफाली या हरसिंगार। उड़ीसा अशोका। असम का कपोत पुष्प। अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का बुरांस। मणिपुर का सिरोई लिली। त्रिपुरा का नाग केसर। सिक्किम, महाराष्ट्र का जारुल या तमन। गोवा का नहीं पता। कर्नाटक का कमल। तेलंगाना तनगेडू। आंध्र प्रदेश नीलकमल। तमिलनाडु का हिंदी, और ये केरल का अमलतास। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर आप देखें तो अंडमान पड़ाकू हो गया पड़ाउक। लक्षद्वीप का हो गया ब्लू वाटर लिली। पुडुचेरी का कैनन बॉल ट्री। चंडीगढ़ का दाहलिया और लद्दाख का स्काइंग मेटोक। अब एक ही पुष्प जो है अनेक राज्य के हैं, यानी कमल जो है हरियाणा और कर्नाटक का है। पलाश की बात करें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली हो गया। बुरांस हो गया हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड हो गया। परीक्षा के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे दुर्लभ जो है सिरुई लिली, केवल सिरुई पहाड़ियों में ही पाई जाती है। और यह किसका है? मणिपुर का। औषधीय महत्व में अगर देखें तो केरल का जो है अमलतास, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे महंगा तो जम्मू कश्मीर का केसर है, ठीक। राजकीय पुष्प हमारा क्या है? कमल है। तो देखिए भारत की जैव विविधता का प्रतिबिंब इन राजकीय पुष्पों में स्पष्ट दिखता है। हिमालय से लेकर तटीय क्षेत्रों तक हर राज्य की अनूठी वनस्पति पहचान है। तो ये ध्यान हमें रखना है। 59 पे आते हैं, भारत में सबसे ऊंचे हिमालयन चोटी कौन सी है?
तो देखिए माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, K2 कामेट। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह नेपाल में स्थित है। K2 की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ऊंची चोटी है भारत की, जो पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र और चीन के सियाचिन क्षेत्र के सीमा पर काराकोरम रेंज में स्थित है। इसका है 8,611 मीटर, इसका है 8,848 मीटर। कंचनजंगा की बात अगर हम करते हैं तो अगर ये विकल्प में होता तो सबसे ऊंची चोटी होता, लेकिन ये नहीं है ना। अब देखो इसको जो है कंचनजंगा को हम लोग बोलते हैं तिब्बत में, जो स्थानीय शब्द है उसमें बर्फ के 5 खजाने चोटियों में संदर्भित करते हैं। नेपाल के कोसी प्रांत और भारत के सिक्किम की सीमा से ये लगा हुआ है। भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल है, ये भी हमें ध्यान रखना है, और जैव विविधता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम सिंपली अगर अवलोकन इसका करते हैं या पर्यटन के हिसाब से अगर अनुरूप देखते हैं तो भारत पश्चिम बंगाल और सिक्किम से साफ मौसम में यह पर्वत श्रृंखला दार्जिलिंग जैसे टाइगर हिल से और गंगटोक से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कुछ कोनों से देखने पर यह श्रृंखला सोते हुए बुद्ध की आकृति धारण कर लेती है, जिसमें कंचनजंगा उसका पेट दिखाई देता है, तो ये भी पता होना चाहिए। नंदा देवी की बात हम करते हैं तो भारत के उत्तराखंड के भीतर स्थित है, सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई इसका 7,816 मीटर है। नंदा देवी, नंदा का मतलब क्या हुआ, आनंद प्रदान करने वाली देवी। इसे देवी पर्वत का अवतार माना जाता है। यूनेस्को धरोहर स्थल में अगर हम बात करें तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जीव मंडल अभ्यारण्य के प्रमुख हैं। यूनेस्को धरोहर स्थल में 1988 में घोषित किया गया था इसे। जैव विविधता तो दूरस्थ बिहार जंगली इलाके हो गए, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिमालय काले भालू जैसे लुप्तप्राय प्रजाति का घर है। तो ये है सही विकल्प, इसका क्या है, K2 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अच्छा इसमें अगर आप देख सकते हैं तो देखें तो कंचनजंगा यहाँ है, नंदा देवी ये रहा, और काराकोरम श्रेणी जो है यहाँ है। इसमें अगर ये ऊपर वाला ट्रांस हिमालय हमारा हो गया। चलिए अब देखो K2 की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा काराकोरम सीरीज में यहाँ पर, और कंचनजंगा की बात करें तो ये रहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है तो देखिए तमिलनाडु का जो है ये कहाँ है, और शेषचलम जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये सही है। असम में मानस है, और दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। तो यहाँ क्या हो गया ए। अब इसके अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए बायो रिजर्व जो है यूनेस्को द्वारा जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक मार्ग के रूप में इसको दिया जाता है, जिसमें हो गया क्या, स्थल हो गया, तटीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र शामिल है। भारत में जो है 18 जैव मंडल है। इनका उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी को न केवल पारिस्थितिकी को सुरक्षा करना, बल्कि विकास के वैकल्पिक मॉडल तैयार करने के लिए प्रयोगशाला के रूप में कार्य करना। अब इसके लिए क्या हम करते हैं, तो ये कोर जोन बनाते हैं जो पूर्णतः संरक्षित है, मानवीय गतिविधि वर्जित है। बफर जोन हमारा हो गया, तो अंदर वाला हमारा क्या हो गया, कोर जोन हो गया। एक सेकंड, ये हमारा क्या हो गया, कोर जोन हो गया। बफर जोन नियंत्रित उपयोग और शोध पर्यटन के लिए हमारा क्या हो गया, बफर जोन हमने बना दिया। और मानव बस्ती व टिकाऊ विकास के लिए संक्रमण जोन, तो ये हो गया संक्रमण जोन। ठीक है, तो ऐसा आप बोल सकते हैं। अगर 18 बायोस्फीयर रिजर्व की बात अगर हम करें तो नीलगिरी, तो ये कौन है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, 1986 में स्थापना 2000। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ये डिटेल में दे रखा है यहाँ पर। जो जो नहीं है उसको भी हमने हाईलाइट कर दिया है। नवीनतम शीत स्थल में अगर आप देख सकते हैं तो 2025, तो भारत का शीत मरुस्थल जैव रिजर्व के नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला ऊंचाई वाला रिजर्व बना है। तो इसमें जो है
आप ये सब देख सकते हैं। कार्यक्रम जो है इसका क्या है, तो 71 से शुरू हुआ है, बीच में संतुलन वैश्विक कार्यक्रम है, प्रकृति के बीच संतुलन बनाने के लिए अगर बिहार की बात करें तो संख्या तो मध्य प्रदेश में 3 है, असम में 2 है, तमिलनाडु में 2 है, अन्य में 1-1। तो अगर सार की, तो भारत के जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ स्थानीय समुदायों के टिकाऊ विकास का अनूठा मॉडल प्रस्तुत करते हैं, जहां मानव और प्रकृति एक साथ जीते हैं। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए, और इसको आप थोड़ा इस लिस्ट को डिटेल में देखना, एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। अब जैसे देखो, कक्ष का रन है तो सबसे बड़ा है, यहाँ अगर परीक्षा के पहला तो नीलगिरी, नवीनतम तो पन्ना, सबसे छोटा तो डिब्रू सैखोवा, और पहला नीलगिरी आपका यूनेस्को, ये है बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है 61 to 80 पे क्वेश्चन को देखेंगे। लाइफ जो है इस पे इम्पोर्टेंट हम लोग